नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मेहमान हैं एसीपी इंद्रावती राठौर मैम, जो रोहिणी जिले की महिला अपराध शाखा में कार्यरत हैं और इस महीने दिल्ली पुलिस परिवार को अलविदा कहने जा रही हैं। मैम ने 1988 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। 2006 में वह इंस्पेक्टर प्रमोट हुई। इंस्पेक्टर के टेन्योर के दौरान वह एसएचओ रानीबाग रही। 2016 में वह एसीपी प्रमोट हुई। एसीपी के टेन्योर में वे एज एसडीपीओ सिविल लाइंस और अशोक विहार रही और वर्तमान में रोहिणी में सीएडब्ल्यू सेल में पोस्टेड हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं दिल्ली पुलिस में बिताए गए इन 35 सालों के सफ़र के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। मैम, कैसा फील कर रहे हैं आप इस दौरान? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना लंबा सफ़र तय करके आज हम विदा लेना चाह रहे हैं। अलविदा करने का टाइम आ गया दिल्ली पुलिस को। मैम, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया? मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। दिल्ली के करोल बाग की रहने वाली थी मैं, और डीयू से ही मेरी सारी एजुकेशन हुई है। तो शुरू में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि पुलिस में जाना है। मैंने बीएड किया था। मेरे फादर भी चाहते थे कि पुलिस जॉब ज्वाइन करें, तो लेकिन मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट था नहीं उसमें। इस दौरान मुझे पता लगा पुलिस में वैकेंसीज़ हैं, फॉर्म निकले, तो मैंने भर दिया। तो थोड़ा ये था कि भी कुछ डिफरेंट करना है। मुझे भी समझ नहीं था कि क्या करना है, लेकिन कुछ डिफरेंट करना है, टीचिंग नहीं करनी कम से कम। तो बस मैंने फॉर्म भर दिया और जो भी टेस्ट हुए मैंने उनको क्लियर किया। इवन मैंने अपने फादर को भी नहीं बताया। बाद में जब उनको पता लगा तो उनको बुरा भी लगा कि भाई ये कौन सी लाइन में चली गई है, लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया कि सब ठीक रहेगा। समय के साथ पुलिस व्यवस्था किस तरह के बदलाव आपने देखे हैं, किस तरह से आप उनको वर्णन करना चाहेंगे? चेंजेस तो बहुत आए हैं इस 34 सालों में। जब हमने ज्वाइन किया था 1988 में, तो मैनुअल वर्क बहुत था। हमको सब कुछ हाथ से ही लिखना पड़ता था। रोजनामचे में सब हाथ से, एफआईआर भी हाथ से दर्ज होती थी, कई कॉपियाँ उनकी तैयार करनी पड़ती थी। लेकिन आज माहौल बहुत चेंज हो गया, टेक्निकली बहुत साउंड हो गए हैं दिल्ली पुलिस। और जो नई भर्ती होके हमारे जवान आ रहे हैं, फीमेल भी मेल भी, तो सभी को ऑलमोस्ट नॉलेज है इस चीज़ की। और सारा काम भी ज़्यादातर कंप्यूटर्स पे ही, मशीनों पे ही हो रहा है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब हम भर्ती होके आए थे तो लेडीज़ पुलिस को ज़्यादातर ये होता था कि भी चलो इनको ड्यूटी अफसर बिठा दो, इनकी डीलिंग अच्छी रहेगी, पब्लिक को डीलिंग अच्छी कर लेंगी। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि अफसरों ने हम पे भरोसा जताया और इन्वेस्टिगेशन का काम भी सौंपना शुरू किया, और हमने इन्वेस्टिगेशन भी बहुत सक्सेसफुली की। और ऐसे आगे की जिम्मेवारी बढ़ते बढ़ते इवन एसएचओ का भी चांस मिला, तो वो काम भी बहुत अच्छे से हमने किया। तो चेंज तो आए हैं, और संख्या भी काफ़ी बढ़ी है दिल्ली पुलिस में महिलाओं की, और काफ़ी जिम्मेवारियाँ उनको हर तरह की फील्ड में दी जा रही हैं। मतलब आज अगर हम देखें तो सिपाही अगर संतरी खड़ी होती है तो वो मुंशी भी बैठ रही है, तो वो डिफरेंट डेस्क भी अटेंड करती है, मेडिकल भी करा लाएंगी, सारे काम सक्सेसफुली वो करती हैं, इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करती हैं। और अच्छा लगता है ये देख के, काफ़ी चेंज आया। मैम, 34 साल से ज़्यादा के करियर में आपका सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन सा रहा? पुलिस में हर काम ही चुनौतीपूर्ण ही होता है। अगर वो सक्सेसफुली हम कर पाएँ तो उसमें खुशी होती है। फिर तो चुनौतीपूर्ण ये रहा कि मैं जून 2016 में मुझे एसएचओ रानीबाग लगाया सीपी साहब ने, और उससे पहले मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिक में भी थी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑफिस टाइप की लाइफ थी। लेकिन जैसे ही मैं एसएचओ लगी तो बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया, बहुत ही चुनौतीपूर्ण ही हो गया। और दिन रात वहीं लगे रहना पड़ता था और काफ़ी टाइम देना पड़ता था। लेकिन अच्छा ये रहा, मैंने बड़ा दिल से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, और मैं 4 महीने वहाँ एसएचओ रही। और उस 4 महीने एसएचओशिप के दौरान लगभग 4 ही ऐसी अच्छे केसेस हमने हैंडल किए और खोले, जो कि प्रेस रिलीज़ भी उनकी निकली, और डीसी साहब भी बड़े हैप्पी रहे हमसे। मैम, बात करें अगर पब्लिक और पुलिस रिलेशंस की, तो आपके हिसाब से किस हद तक सुधार आया है, या आपकी क्या एडवाइस होगी इसको और मजबूती प्रदान करने की? पहले से तो बहुत सुधार है। जब हम आए थे तो हमारे जो पुलिस पर्सनल्स थे उनकी लैंग्वेज बहुत रफ होती थी, उनको पता ही नहीं चलता था कि फ़ीमेल कोलीग्स भी बैठी हुई हैं, क्या बोल दिया एकदम से। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि भाई हमें अपना आप को सुधारना है, और टाइम टू टाइम कोर्सेज भी होते हैं डिपार्टमेंट में जेंडर को लेके या जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेके। तो और अब तो बच्चे जो आने लगे काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे हैं, फ़र्क तो बहुत पड़ा है।
लेकिन कई बार हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि थोड़ा रफ हो जाते हैं ना चाहते हुए भी ना, तो उस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्ट्रेस जो है वो पब्लिक को नहीं पता, उनको कुछ लेना देना भी नहीं है उससे। अगर कोई कंप्लेनेंट आया है तो उसका फोकस अपनी समस्या पे है, वो ये नहीं उसको नहीं सुनना चाहता कि मैं रात की भी ड्यूटी दी थी और अब मुझे कोर्ट भागना है, मेरे को तो रेस्ट नहीं मिला या मैं भूखा हूँ। पुलिस की प्रॉब्लम कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये नौकरी हमने अपनी चॉइस से ली है और हमने ही सारा कुछ मैनेज करना है और सबसे स्माइल के साथ पेश भी आना है और उनका काम भी करना है, अच्छे से सर्व करना है। तो कोशिश यही करनी चाहिए। तो फ़र्क तो पड़ा है, पहले से अच्छा ही हुआ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आई होप आगे और होगा। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने कई सारे केसेस सोल्व किए, उनमें से मैं एक या दो जानना चाहता हूँ जो आप हमसे बताना चाहें। प्रमोशन मुझे एसीपी सिविल लाइन की पोस्टिंग मिली, पहली पोस्टिंग। तो बुराड़ी थाना जो मेरे पास ही था, बुराड़ी में, तो बुराड़ी में ऐसा हुआ कि एक आदमी था, मुस्लिम था, वो किसी कारण से जेल में बंद था और वो बेल आउट हुआ था। जैसे ही बेल हुई, वो उसी दिन सेम डे में थाने में आके कांटेक्ट किया उसने बताया कि भी मेरे 2 बेटे 2 बेटियां और मेरी वाइफ पिछले 1.5 महीने से मुझसे मिलने जेल में नहीं आ रहे थे और वो घर पे भी नहीं है, तो कुछ अनहोनी की उसको आशंका थी, तो उनको तलाश किया जाए। उसने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया गया और उस पर एक्शन स्टार्ट किया गया और वो चला गया, इन्फॉर्मेशन दे के चला गया वो बंदा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक गोली चलने की कॉल आई और जब मौके पे जाके देखा तो उसी आदमी का मर्डर हो चुका था वहाँ पर, उसी के घर में, फ्लैट में। तो ये बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए भी कि भी ऐसा कैसे हुआ, मतलब। फिर पूरा इन्वेस्टिगेट किया हमने, तो उसका जो असिस्टेंट जो था, बंटी नाम था उसका, उसकी ही नज़र उसकी प्रॉपर्टी पे थी और उसने ही जो है लगभग 1.5 महीना पहले ही वो उसके दोनों बच्चों का और उसकी वाइफ का और उसकी दोनों बेटियों का वो और उसकी टीम मर्डर कर चुके थे। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में मैं खुद भी गई, यूपी तक गए हम और भी एक्यूज़ रेड की, रात को हमने 12 साढ़े 12 बजे करीब रेड की, वहाँ से रात को सोते हुए एक्यूज़ उठाए, फिर उनको ले जाके उनको कहाँ उन्होंने वेपन छुपा रखे थे, कहाँ उन्होंने दोनों लड़कियों की और उसकी मदर की लाश को, एक काली नदी है वहाँ पर, उनमें गड्ढा खोद के दबा दिया था। वो जगह हमने देखी रात को 2 बजे के करीब, आइडेंटिफाई कराई वो जगह और फिर उनसे और पूछताछ की। फर्दर उन्होंने बताया कि लड़कों जो दोनों बेटे थे उनको तो मर्डर करके दिल्ली में बुराड़ी में ही घर में ही दबा के और सीमेंटेड फर्श बनवा दी थी। तो ये केस बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए और उसको हमने सक्सेसफुली खोला। तो आज भी वो केस अंडर ट्रायल है। मैम, बीइंग अ फीमेल पुलिस ऑफिसर, आपके कंधों पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वर्क की है ही, साथ में आपको घर भी संभालना होता है। तो मैम, मैं जानना चाहता हूँ क्या आपका वो मूल मंत्र रहा जो आप एक अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बना पाए? देखो, पुलिस की जॉब में ना घर वालों को सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये इस चीज़ को घर वाले जल्दी समझ जाए तो शांति बनी रहती है। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सहयोग दिया और उनके सहयोग के कारण ही ये सफ़र सक्सेसफुली हो पाया और बच्चे भी जैसे जैसे बड़े हुए वो समझ गए कि मदर की जॉब कैसी है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। पढ़ाई में भी ओवरऑल हमेशा बहुत अच्छे रहे और वेल सेटल्ड है, मैं सेटिस्फाइड। मैम, आप इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लाइफ कैसी है, क्या आपने प्लानिंग की हुई है? आफ्टर रिटायरमेंट अभी तो मैंने फ़िलहाल एलएलबी करने के लिए एडमिशन लिया है और कोशिश करूँगी कि पढ़ूँगी मैं फ़िलहाल तो कुछ शांति से बैठ के, बाकी देखते हैं, अभी कुछ खास ऐसी प्लानिंग नहीं है। मैम, आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में आप कार्यरत हैं, मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरह के आपको चैलेंजेस वहाँ फेस करने पड़ते हैं और क्या किस तरह से आप टैकल करते हैं उन्हें? ज़्यादातर लड़कियां बहुत परेशान होकर ही स्टेप उठाती हैं कि वुमेन सेल में आएँ। उनकी हमसे बहुत उम्मीदें होती हैं कि जाते ही पता नहीं क्या हो जाएगा कि पुलिस वाले मेरे हस्बैंड को सीधा कर देंगे। तो सीधा तो हम नहीं कर पाते, उनको काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं कि क्या लीगल प्रोसीजर है और क्या हम स्टेप आगे स्टेप उठाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमसे सफाई होके ही जाएं, उनको तसल्ली मिले और भी कुछ नहीं तो उनका गम थोड़ा सा कम हो, ज़्यादा परेशान ना हो, अपने पे उनका आत्मविश्वास बढ़े। ये नहीं सोचे कि भी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाए या ससुराल वालों पे डिपेंडेंट, कोई ना कोई डिपेंडेंट होने के लिए चाहिए। नो, हम उनको ये बताते हैं कि आप अपने आप में भी सफिशिएंट इंसान हो, आप अपने लिए अपने पाँव पे खड़े हो। ये समस्या है, ठीक है, इसके लिए हम बैठे हैं,
ज़रूरत पड़ेगी तो केस रजिस्टर करेंगे, काउंसलिंग से काम चल जाएगा तो काउंसलिंग से भी हम काफ़ी मैटर निपट जाते हैं, 70% निपट जाते हैं वहीं पर ही, दोनों एमिकेबली कर लेते हैं। और नहीं तो फिर 30% केस भी रजिस्टर कर देते हैं। उसके अलावा हम उनकी पर्सनैलिटी को बूस्टअप करने के लिए भी उनको काउंसलिंग करते हैं। तो वो बहुत हैप्पी रहती हैं कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम आए, जो कि एक वर्किंग लेडीज़ हैं, जो खुद भी कैपेबल हैं, और वो उनसे जब आमना सामना होता है तो वो बहुत हैप्पी रहती हैं। मैम लास्ट में जो हमारी यंग जनरेशन है, जो ट्रेनीज़ है हमारे फील्ड में आने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या स्पेसिफिक संदेश रहेगा? आने वाले ट्रेनीज़ के लिए या जो भी आना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पूरे सेवा भाव से और पूरा 100% अपना देने के लिए अगर तैयार हैं तो ही आप दिल्ली पुलिस में आएँ। बहुत कुछ मांगता है ये महकमा और बहुत कुछ हमें देना पड़ता है, नहीं तो हम खुद से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और डिपार्टमेंट हमसे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैम इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं यहाँ आने के लिए, और आपके आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। जय हिंद।